हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 10। इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, जिसमें GK GS के बेस्ट सोल्यूशन करेंगे। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ हम लोग ऑप्शंस को भी एनालाइज करेंगे, ताकि GK में जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बने वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों का कॉमन हो। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कम्पीट IQ है टेलीग्राम चैनल का नेम। एंड GK के लिए आप हमारे इस सीरीज़ को एंड तक देखिए एंड इस सेशन के साथ जुड़े रहिए। कुछ और आपको GK के लिए करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस सीरीज़ के साथ जुड़िए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो लेट्स बिगिन। What is the minimum voting age for the citizens of India? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो मिनिमम वोटिंग एज है वो है 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 18 ईयर्स। लेकिन 18 ईयर्स पहले नहीं था। आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में हुआ, तब से हमारा 18 ईयर्स हो गया है फ्रॉम 1988। उसके पहले कितना था? देन 21 ईयर्स था। 21 ईयर्स को अमेंड करके रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स। किस अमेंडमेंट में? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड अमेंडमेंट कौन सा था? 61st। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18 ईयर्स। According to Global Multidimensional Poverty Index 2024, which country has largest number of people living under poverty? Largest number of people living under poverty जो है वो है कंट्री इंडिया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं इस दुनिया के। अकॉर्डिंग टू 2024 इंडेक्स, टोटल पॉपुलेशन का 18.3% एक्यूट मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर फॉल होते हैं। दैट इज 1.1 बिलियन पीपल। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। इंडिया का MPI वैल्यू कितना है? देन इट इज 0.105। 2024 का जो रिपोर्ट था उसका थीम था पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट। एंड इंडिया में लार्जेस्ट पॉवर्टी पीपल जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में है। कितने पीपल? देन 234 मिलियन। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1.1 बिलियन, 18.3%, दिस इज इंपॉर्टेंट। MPI वैल्यू आप चाहे तो याद कर सकते हो, ऐसा एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आपका बन जाए। लेकिन हाँ, थीम इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले ये रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था? 2010 में। कौन पब्लिश करता है? देन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। इस रिपोर्ट को ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हर साल पब्लिश करते हैं। फर्स्ट टाइम पब्लिश इन 2010। The novel Train to Pakistan was written by Dash. The novel Train to Pakistan was written by खुशवंत सिंह. It is a very famous novel of खुशवंत सिंह. तो करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह। इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट नॉवेल्स देख लेते हैं या तो फिर बुक्स देख लेते हैं खुशवंत सिंह के। इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, द सनसेट क्लब, दिल्ली अ नॉवल, व्हाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, द कंपनी ऑफ वुमेन। ये देखिए, दिल्ली अ नॉवल, व्हाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी एंड द कंपनी ऑफ वुमेन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड बाकी सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये तीनों ज़्यादा रिपीटेडली, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है ये सब। ट्रेन टू पाकिस्तान, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। तो आप लोग ध्यान दीजिए। In which of the following cities was the first match of 2023-24 विजय हजारा ट्रॉफी हेल्ड? विजय हजारा ट्रॉफी जो है ये, इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? देन फाइनल मैच वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ हरियाणा। तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। इसी के साथ साथ हम 2024 का विजय हजारा ट्रॉफी जो है उसको एक बार देख लेते हैं डिटेल्ड वे में, बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं। ये किस गेम के साथ या किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ। कौन ऑर्गेनाइज करता है? BCCI। इस बार का जो एडिशन था 2024 का, कौन सा एडिशन था? 31st एडिशन था। ये गेम का फॉर्मेट कौन सा होता है? रॉबिन रॉबिन एंड देन नॉकआउट। मोस्ट सक्सेसफुल टीम, 5 टाइटल्स जीता है आज तक। किसने? विजय हजारा ट्रॉफी में, देन तमिलनाडु ने। एंड अदर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज रिलेटेड टू क्रिकेट कौन से हैं? देन गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी के क्वेश्चंस बनते हैं, ईरानी ट्रॉफी के क्वेश्चंस बनते हैं, विजय हजारा ट्रॉफी। तो ये सब आप याद रखिए। एंड बाकी क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएगा, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? देन आपको करेक्ट आंसर देना होगा क्रिकेट। Which of the following singers had a Guinness World Record recording 28 songs in a day,
सिंगल डे में 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके किसने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? देन ये सिंगर जो थे वो थे कुमार सानू। तो करेक्ट आंसर इज कुमार सानू। इन्होंने इन द ईयर 1993 में सिंगल डे में 28 सॉन्ग्स को गा के एक ही दिन में रिकॉर्ड किया था एंड उस वजह से इनका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। तो ईयर आप याद रखिए एंड सिंगर कुमार सानू। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान में हर साल किस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? देन 14 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में मनाया जाता है। दैट इज़ रात के 12 बजे से पहले का 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है, 12 बजे के बाद का इंडिया में मनाया जाता है। इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का वो था 76। Swami Dayanand Saraswati founded a reform organization in 1875 that attempted to reform Hinduism. What is it called? 1875 में जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसका नेम था आर्य समाज। तो करेक्ट आंसर इज आर्य समाज, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि आर्य समाज का स्लोगन क्या था? देन कृण्वतो विश्वम आर्यम, ये था आर्य समाज का स्लोगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए, जिसका मीनिंग है मेक द वर्ल्ड नोबल। ये जो आपका स्लोगन है आर्य समाज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा स्लोगन दिया था इस आर्य समाज को लेकर? देन गो बैक टू द वेदास वाज द स्लोगन और मोटो, यू कैन से। व्हाट वाज द मोटो? इट वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड देन स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ये आर्य समाज था, इसका मेन मोटिव क्या था? देन देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड आइडल वर्शिप नहीं करने का था। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेलिटाइजेशन प्रोवाइड करने का या प्रमोट करने का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वन गॉड वर्शिप, या तो फिर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिड नॉट रिलेटेड और अबंडेंट आइडल वर्शिप, इस तरीके से क्वेश्चन देगा एंड आपको अलग अलग समाज के नेम दे देंगे, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है एंड बना भी है पहले, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस समाज को 10 अप्रैल 1875 में फाउंड किया था एंड फर्स्ट टाइम के लिए स्वराज का कॉल किसने किया था? 1876 में। देन लोकमान्य तिलक जी ने, रिफरिंग टू इंडिया एज इंडिया फॉर इंडियंस। देन आर्य समाज का जो बुक था, ये आर्य समाज एक बुक का नेम है। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दी आर्य समाज क्या है? दी आर्य समाज एक बुक है। किसने लिखा था ये बुक? देन लाला लाजपत राय। स्वराज का कॉल सबसे पहले किसने दिया था? 1875 के बाद तुरंत 1876 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, रिफरिंग इंडिया टू एज इंडिया फॉर इंडियंस। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। दी आर्य समाज किसका बुक है? लाला लाजपत राय। Which of the following Indian musicians was called मलिका-ए-ग़ज़ल? मलिका-ए-ग़ज़ल फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिसको जाना जाता है वो है बेगम अख्तर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बेगम अख्तर। The four Nattuvanar named Ponniya, Vadivelu, Shivanandan and Chinnaiya, who are renowned as Tanjore Bandhu. The quarters shaped up the modern day dash. The quarters that is Tanjore Bandhu, ये फोर जो ब्रदर्स है, पोनिया, वडिवेलु, शिवानंदम एंड चिन्नैया, ये फोर के कंट्रीब्यूशन से भारतनाट्यम डांस, मॉडर्न डे भारतनाट्यम डांस जो है उसका फॉर्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया भारतनाट्यम। इसी के साथ साथ भारतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं हम देख लेते हैं। भारतनाट्यम किस बुक में मेंशनड है? नाट्य शास्त्र में मेंशनड है। एंड तमिल एपिक शिलापट्टिकरम, इसमें भी मेंशनड है भारतनाट्यम। कौन सी तमिल बुक में मेंशनड है? शिलापट्टिकरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतनाट्यम का जो तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का पिछला नेम पहले क्या नेम था? देन सदीरट्टम वाज द नेम ऑफ भारतनाट्यम एंड इसको भारतनाट्यम कब रीनेम किया गया था? 1932 में। भारतनाट्यम में जो मेन स्टाइल है वो है फिक्स्ड अपर टोर्सो, बेंट लेग्स एंड फ्लेक्स्ड नीज एंड इस स्टाइल को कहा जाता है आरामंडी। तो आप लोग इन सब पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम जब सिंगल आर्टिस्ट एक डांस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? देन एकहार्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जाते हैं। Which of the following statements is best related to Pacific Ring of Fire? Pacific Ring of Fire किसे कहा जाता है? Then Pacific Ring of Fire is a place or is in between the Pacific Ocean, which place is famous for
volcanoes and earthquakes। तो करेक्ट आंसर इज नोन फॉर volcanoes and earthquakes। volcanoes and earthquakes पैसिफिक ओशन के बीच में एक एरिया है जो हॉर्स शू लेक के शेप का है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड का 90% volcanoes and earthquakes वहीं पे होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नोन फॉर volcanoes and earthquakes। ये देखिए, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये एक हॉर्स शू शेप्ड रीजन है जहाँ पे अराउंड वर्ल्ड का 90% वॉल्केनोस है। देखिए 90% वर्ल्ड अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो लेंथ है वो है 40,000 किलोमीटर एंड विथ है 500 किलोमीटर। इसमें अराउंड 750 to 915 एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोस है, विच इज़ अबाउट 2/3। अगर दुनिया में 3 वॉल्केनोस है, उसमें से 2 रिंग ऑफ फायर में ही कंस्टिट्यूट करते हैं, इतने ज़्यादा, दैट इज 66.66%। Why are intermediate goods not included in the calculation of national income? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका काउंटिंग ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ऑलरेडी हम फिनिश्ड गुड्स का एक लेते ही है उनका कैलकुलेशन। लेकिन फिर से अगर इंटरमीडिएट गुड्स को एक्स्ट्रा से ले लेंगे तो फिनिश गुड्स में तो इंटरमीडिएट गुड्स आ ही गए, तो उसमें डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टेकन बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग होगा और नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाया जाएगा, जबकि उतना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है फॉर डबल काउंटिंग। एंड इसी के साथ साथ नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल इनकम क्या है? जो एक कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है आफ्टर डिडक्टिंग, जितना प्रोडक्शन होता है उसका जो वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, वो हो जाता है नेशनल इनकम। इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से ऑप्शन में आता है, आप लोग याद रखिए। एंड इसको डेप्रिसिएशन के पहले लिया जाता है या डेप्रिसिएशन के बाद, देन डेप्रिसिएशन के बाद लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, आफ्टर टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल्स। आपका हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। हमारे 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है 4 फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनता है। इसी के बाद नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे 3 मेथड्स है, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज देखिए रेंट, दैट इज वेजेस या तो फिर सैलरी, देन ये लैंड का रेंट हो गया, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनको जो यूज़ करके इनकम आता है उन सबको ऐड करने के बाद इनकम मेथड से हमारा नेशनल इनकम आता है, बेसिकली सबके इनकम को ऐड करके। देन प्रोडक्शन मेथड में हम लोग वैल्यू एडेड फर्म को, हर एक फर्म का वैल्यू एडेड को प्लस करते हैं। वैल्यू एडेड कैसा निकाला जाता है? देन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या है नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर मेथड, y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर y इज इक्वल टू GDP, C इज इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो है C, G जो है वो है गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन एंड X इज एक्सपोर्ट, M इज इम्पोर्ट। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद बाकी सब प्लस करके जो आता है वो होता है इनकम, नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट? बैंक का जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? देन हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं बैंक में, दैट इज़ डिपॉजिट्स, देन विड्रॉवल्स, एडवांसेस, लोन्स एट्सेट्रा, उन सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है हमें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया टू ट्रैक इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन के बिजनेस या बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस को समराइज करता है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांसफर फीस एट्सेट्रा। बैंक स्टेटमेंट को अकाउंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है या तो फिर ट्रांजैक्शन समरी स्टेटमेंट। The Konark Dance Festival KDF has been held at Konark since 1986 between dash every year. Konark Dance Festival जो है उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, हर साल होता है। कब से हो रहा है? 1986 से, एंड ये हर साल 1 and 5 दिसंबर के बीच में होता है, 1 to 5 दिसंबर। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, करेक्ट आंसर इज 1 to 5 दिसंबर।
आइडेंटिफाई द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग में से साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है? देन द साउदर्न मोस्ट रेंज इज द शिवालिक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया शिवालिक्स। हम एक बार हिमालयस के रेंजेस को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा काराकोरम रेंज, देन कम्स द लद्दाख रेंज एंड द संस्कार रेंज, ये लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस को ही शिवालिक्स कहा जाता है। उसके बाद अरावली जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। देन कम्स सेंट्रल इंडिया में विंध्यास एंड सतपुरास, वेस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स हमारे ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। उसी के साथ साथ आप नीलगिरी देख सकते हैं, जो नीलगिरी है वो पाया जाता है हमारे तमिलनाडु रीजन में, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिवालिक रेंजेस। पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर, इसमें रॉन्ग हो गया, एक्ट्रेस लिख लीजिए आप। कृति सनोन इज़ अ ट्रेन डैश डांसर। कृति सनोन किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज़ ये कौन से क्लासिकल डांस में ट्रेंड है? देन करेक्ट आंसर इज कथक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कथक। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट कथक डांसर्स एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स भानुजी, जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है कथक के, पूछे जाते हैं हर साल, आप लोग याद रखिए। Who started the chemical revolution in the 18th century by naming oxygen and helping organize chemical nomenclature? किसने ऑक्सीजन को नेम किया था? देन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर, इन्होंने ऑक्सीजन को भी नेम किया था एंड केमिकल नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था। किस सेंचुरी, कब? देन 18th सेंचुरी में। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। एंड ऑक्सीजन को नेमिंग इन्होंने किया था। ऑक्सीजन किसने नेमिंग किया था 18th सेंचुरी में? देन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। बट डिस्कवर किसने किया था अगर ये पूछा जाए? देन ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले इन 1774। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम्स, याद रखिए। Which of the following fundamental duties was added to the Indian Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act 2002? 86th Constitutional Amendment Act 2002 से जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था वो था टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, अपने पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन जो एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है हमारा आर्टिकल 21A के अंडर। एंड टिल 6 ईयर्स हमारे चाइल्डहुड केयर कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोवाइड किया जाना चाहिए? दैन आर्टिकल 45 DPSP। हमारे फंडामेंटल राइट DPSP एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी, इन सभी में चिल्ड्रन के एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्फोसाइसिस है। एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो 2002 में हुआ था, इसी के अंडर अमेंडमेंट करके ये फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल एज राइट इंक्लूड किया गया था। हम देख सकते हैं ये है हमारे पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आता है? पार्ट 4A में आर्टिकल कौन से में? देन आर्टिकल 51A में आते हैं। ये हैं हमारे सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप लोग एक बार देख लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। विच इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, आपको दे देगा लाइक फर्स्ट दे देगा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर फर्स्ट दे देगा प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कौन सा फर्स्ट है आपको मार्क करना पड़ेगा। देन फर्स्ट इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम। सबसे पहले नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम को रिस्पेक्ट करने से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। तो आप लोग क्रोनोलॉजिकली एंड सारे फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार याद कर लीजिए, पूछा जाता है। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन ज़रूर कमेंट करें, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ थैंक यू।